सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद प्रसाद आप सभी के बीच एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय लेकर के उपस्थित हैं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक होगा मांटेसरी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन। आज हम लोग जानेंगे कि मांटेसरी शिक्षा पद्धति का गुण क्या है, दोष क्या है। यानी मांटेसरी शिक्षा पद्धति जो है उनमें कौन कौन सी अच्छाई पाई जाती है, उसकी उपयोगिता किन किन चीज़ों से है, उसकी विशेषता क्या है और उनमें क्या कुछ कमियां हैं, दोष क्या हैं। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का मांटेसरी शिक्षा पद्धति का गुण दोष या उसका मूल्यांकन। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ मांटेसरी मेथड। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अन्य शिक्षा प्रणाली चाहे किंडरगार्टन हो या प्रोजेक्ट हो और भी जो शिक्षा प्रणाली भारत और विश्व में पाई गई, उसी तरह से मांटेसरी प्रणाली में भी अनेक गुण और दोष पाए जाते हैं जिसको हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मांटेसरी शिक्षा पद्धति का गुण क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, विशेषता क्या है। तो हम लोग बारी बारी से हेडिंग के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला दिया हुआ है मांटेसरी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख गुण जो है वो ये पाया जाता है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रत्येक बच्चों के लिए उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि और अन्य विशेषताओं के आधार पर क्या होती है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। वो भी किसके द्वारा, विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से। खेल के माध्यम से बच्चा क्या करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और बिना किसी हस्तक्षेप का क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र वातावरण में अपने आंतरिक शक्तियों का सहज और स्वाभाविक विकास करता है। तो मांटेसरी शिक्षा पद्धति का पहली विशेषता या गुण क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है ना। यानी प्रत्येक बच्चे को उनकी खुद की जो योग्यता होती है, जो क्षमता है, जो रुचि है, जो अन्य विशेषताएं हैं, उसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना। कोई किसी बच्चे के व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करता है, उसकी जो रुचि है, जो उसकी योग्यता है, उसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है मांटेसरी शिक्षा पद्धति में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इनकी शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या है, गुण क्या है कि ये छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। क्या है, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। या यूं कह लिया जाए, जो 3 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं या जो शुरुआती कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि जो शैशवावस्था के लिए शिक्षा की व्यवस्था होती है, इन बच्चों के लिए क्या होती है, ये मांटेसरी जो शिक्षा पद्धति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चा इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से विभिन्न शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए खेल में आनंदित होकर के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बात समझ आ रही है। तो इनकी शिक्षा पद्धति शैशवावस्था के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है, जिनकी अवस्था 3 से 7 वर्ष की होती है। जो बच्चा विभिन्न शिक्षा उपकरणों के माध्यम से आनंदित होकर के खेलते हुए अपने विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीसरी इनकी शिक्षा पद्धति की जो विशेषता है वो यह है कि यह व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे की जो योग्यता है, जो रुचि है, जो उसकी आयु है, जो उसकी क्षमता है, उसके आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात इस शिक्षा पद्धति में कही जाती है। ठीक है ना। और अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो लड़का विभिन्न शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करके, ठीक है ना, अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करता है। तो इनकी शिक्षा पद्धति जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा देख लेते हैं इनकी विशेषता क्या है। चौथा विशेषता इनकी शिक्षा पद्धति का यह है कि ये
कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है। कर्मेंद्रियां क्या हैं? इसके पूर्व के वीडियो में आपको मैंने कई बार इस शब्द का नाम रखा है। मैंने बताया है कि कर्मेंद्रियां यानी आपके जो पैर हैं, जो हाथ हैं और जो और शारीरिक अंग हैं, वो आपके कर्मेंद्रियों की श्रेणी में आते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? जो ज्ञान से संबंधित इंद्रियां होती हैं, जैसे आपका आंख हो गया, जिह्वा हो गई, कान हो गए, त्वचा हो गई। ये जो अंग होते हैं इनको ज्ञानेंद्रियों का अंग मानते हैं। तो इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या करती है? इन विभिन्न ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है, या ऐसे शिक्षा उपकरणों की व्यवस्था करती है जिससे बच्चे का आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, हाथ इत्यादि क्या जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पाई जाती हैं वो पूरी तरह से परिपक्व होती हैं, और इनकी जो मांसपेशियां होती हैं इन ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के माध्यम से पूरी तरह से क्या होती हैं? सध जाती हैं, और बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से अपना विकास कर लेता है। तो इनकी शिक्षा पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह है कि बच्चों का जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको प्रशिक्षण देने की बात कहती है, और उसके लिए अलग अलग शिक्षा उपकरणों की व्यवस्था करके बच्चों की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, पांचवा समझने का प्रयास करते हैं। इनकी शिक्षा पद्धति की जो गुण है, जो विशेषता है, वो क्या है? व्यवहारिक कुशलता और सामाजिक गुणों का विकास। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति वास्तव में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो शुरुआती नर्सरी या शिशु शिक्षा के लिए जो स्कूल होते हैं उनमें बड़ी कारगर और बड़ी उपयोगी मानी जाती है। जो उनकी जो व्यवहारिक कुशलता होती है, जो सामाजिक गुण होते हैं, वो इनके शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? उनको विद्यालय का जो वातावरण होता है वो घर के जैसा बनाया जाता है। उनकी दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको शिक्षा उपकरणों के माध्यम से विद्यालय में मिलते हैं, और वो लड़का क्या करता है? अपने साथियों के साथ कैसे नहाना है, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे जूते निकालने हैं, कैसे बर्तनों को साफ करने हैं, कैसे कमरों को साफ रखने हैं, कैसे अपने दैनिक दिनचर्या के अन्य क्रियाओं को करने हैं। इन सभी चीज़ों का क्या होता है? बच्चा विद्यालय में ही सीखता है, जिससे उसके अंदर जो उसकी व्यवहारिक कुशलता होती है वो विकसित होती है। इसके साथ साथ उसके अंदर सामाजिक व्यवहार और कुशलता भी आती है। कैसे आती है? जब अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करना सीखता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सामाजिक व्यवहार से संबंधित गुण भी विकसित होते हैं। तो इनकी शिक्षा पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप कह सकते हैं। पहला तो इनकी कर्मेंद्रियों का विकास करता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है, ठीक है ना? इसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन के जो गुण हैं उनको विकसित करने की बात करता है, जो सामाजिक गुण है उनको विकसित करने की बात कहता है। तो निश्चित रूप से इनकी शिक्षा पद्धति की एक विशेषता पाई जाती है। छठवां देख लेते हैं। छठे पॉइंट पे क्या है? आत्मानुशासन पर बल देती है। मॉन्टेसरी महोदय का जो शिक्षा पद्धति है आत्मानुशासन पर बल देती है, यानी इनकी जो शिक्षा पद्धति है उसमें दंड का और भय का कोई माहौल नहीं पाया जाता, या यूं कह लिया जाए ये दंड और भय के विपक्ष में है। ये बच्चों को किसी प्रकार से दंड देने या उनको भय दिखा करके शिक्षा देने पर बल नहीं देती हैं, बल्कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहती हैं जिसके माध्यम से बच्चा स्वतंत्र अवस्था में रह करके बिना भय खाए, बिना किसी डर के विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से अपने आपस में लड़ने, झगड़ने, छीना झपटी करने जैसे कोई उनको समय नहीं मिल पाता है, जो अपने स्वतंत्र अवस्था में विभिन्न शैक्षिक उपकरण होते हैं उनमें लीन रहते हुए शिक्षा को प्राप्त करता है, जिससे उनमें अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती है। तो एक विशेषता यह भी है कि ऐसे शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करके बच्चे को समय ही नहीं मिल पाता है कि वो अनुशासनहीनता करे, यह भी इनकी शिक्षा पद्धति की एक विशेषता पाई जाती है। सातवां देख लेते हैं भाषा विकास। भाषा विकास का मतलब
ये भाषा शिक्षण के माध्यम से क्या करती हैं, ऐसे भाषा विकास के लिए ऐसे ऐसे उपकरण की व्यवस्था करती हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, इसमें विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था, जैसे ढलवा मेज बनवाती हैं, लकड़ी के इंसेट करवाती हैं, कागज या लकड़ी के बने हुए अंक का प्रयोग करती हैं, ठीक है ना, जिसमें बच्चा अक्षर ज्ञान, छोटे छोटे संदूक, फीते, बटन, ड्राइंग, कॉपी, रंगीन पेंसिल इत्यादि चीज़ों का ज्ञान उस शैक्षिक उपकरण के माध्यम से कर लेता है। और बच्चा लिखना, पढ़ना, व्याकरण इत्यादि का जानकारी वो विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से सीख लेता है। तो यूं कह लिया जाए कि इनकी शैक्षिक पद्धति का एक विशेषता यह भी है कि ये भाषा विकास के लिए भी विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करके बच्चे की भाषा विकास भी अच्छे से कराती हैं, या इनकी शिक्षा पद्धति में पाई जाती है। 8वां देखते हैं, 8वां इनकी शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या है, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे को ऐसे वातावरण का निर्माण की जाती है, ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे बच्चा क्या होता है, आत्मनिर्भर बनता है, उसमें सेल्फ बिलीव भरी जाती है। कैसे भरी जाती है, क्योंकि उनके अंदर स्वयं के कार्य करने की आदत और सामाजिक गुण जैसे अनेक व्यवहारिक जीवन की जो चीजें हैं उनको इसी अवस्था के, या यूं कह लिया जाए 3 से 7 वर्ष के जो अवस्था के बच्चे हैं उनके जीवन में भरने का काम किया जाता है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वो दैनिक दिनचर्या के कार्यों को देखता है, खेलों के माध्यम से, विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से पढ़ता है, जिससे निश्चित रूप से उसके अंदर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना जागती है। 9वां पॉइंट देखते हैं, इनकी गुण क्या है, खेलों का महत्व। इनकी शिक्षा पद्धति का एक विशेषता यह भी है कि ये खेलों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहती है। क्या? क्योंकि बच्चे खेल में बड़ी रुचि लेते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के पक्षधर हैं। वो खेल खेल में ही बच्चा क्या करता है, लिखना, पढ़ना, गढ़ना इत्यादि का ज्ञान सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो खेलों का महत्व इनकी शिक्षा पद्धति में देखने को मिलता है, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जो 3 से 7 वर्ष की अवस्था के होते हैं, उनके लिए बड़ी रुचिकर भी होती है। इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति इन बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट ये कहता है कि जो शिक्षक होते हैं वो केवल सहायक रूप में कार्य करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, केवल निरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, आदेश देने वाले नहीं होते हैं, न इनसे बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को न तो बच्चे पर थोपते हैं, न ही किसी प्रकार के बालक के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। बालक स्वयं अपनी स्वतंत्रता के आधार पर शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से सीखता रहता है खेल खेल में, और अपने ज्ञान में भी वृद्धि करता रहता है। शिक्षक केवल बच्चों की सहायता करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। यानी इनकी शिक्षा पद्धति में शिक्षक एक केवल सहायक रूप में कार्य करता है, न कि अपने किसी ज्ञान या किसी बात को बच्चों पर थोपता है। ठीक है ना, ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। तो अब तक हम लोगों ने 10 बिंदु को इनकी शिक्षा पद्धति के गुण को हम लोगों ने समझा, उपयोगिता को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते हैं कि इनकी शिक्षा पद्धति का दोष क्या क्या है। ठीक है ना, खैर इनकी शिक्षा पद्धति की गुण को अगर देखा जाए तो ये कर्मेंद्रियों की शिक्षा देती हैं, ये ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देती हैं, ये व्यक्तिगत विकास पर बल देती हैं, ये प्रत्येक बच्चों की शिक्षा पर बल देती हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देती हैं, खेलों को महत्व रखती हैं, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भर करके शिक्षा देने की बात करती हैं, ये शिक्षा को एक सहायक साधन के रूप में मानती हैं, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, उनकी जो व्यवहारिक जीवन की शिक्षा है उसको देने की बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी शिक्षा पद्धति की विशेषता कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, मेरिट कह सकते हैं, जो इनकी शिक्षा पद्धति में झलकती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी शिक्षा पद्धति में वो दोष कौन कौन से पाए जाते हैं, डीमेरिट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इनकी आलोचना भी होती है। इनकी शिक्षा पद्धति की क्या होती है, आलोचना भी होती है। अब वो कौन कौन से हैं उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं।
हालांकि मांटेसरी शिक्षा पद्धति आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है, किंतु इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। उन कमियों को भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर पहला बिंदु यह है कि इनकी शिक्षा पद्धति अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। अमनोवैज्ञानिक बताया गया क्योंकि ये वैज्ञानिक चीजों पर ज्यादा बल देती है। इनका साफ साफ कहना है, इनके विचारकों, इनके आलोचकों का साफ साफ कहना है कि इनकी जो पद्धति है वो समान और तीव्र बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो मंद बुद्धि बालक हैं केवल उन्हीं के लिए इनकी शिक्षा पद्धति उपयुक्त है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए अलग अलग पृथक स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, प्रशिक्षित करने की बात करती हैं। जबकि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, जो मन को एक इकाई मानते हैं, मन को क्या मानते हैं, एक इकाई मानते हैं, उनके आधार पर ये समग्र विकास करने में असफल होती है। इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति को वैज्ञानिकों ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अमनोवैज्ञानिक माना है। विशेष तौर पे जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है वो इनको अमनोवैज्ञानिक सिद्ध करते हैं इनकी शिक्षा पद्धति को। ठीक है ना। विलियम स्टर्न महोदय अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में इनकी पुस्तक को अमनोवैज्ञानिक बताने का काम करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव। दूसरे इनकी शिक्षा पद्धति का दोष क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव। क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति में क्रिया यानी करना, खेल और स्वतंत्रता को स्वीकार तो किया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इनकी शिक्षा जो पद्धति है उसमें क्रियात्मक और सृजनात्मक खेलों का अभाव है। क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति में विभिन्न जो शैक्षिक उपकरण हैं उसमें बच्चा इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके वास्तविक साथियों के साथ बातचीत करने, खेल खेलने इत्यादि का अवसर नहीं मिल पाता, बल्कि उपकरणों के अधिक उपयोग से विद्यालय का वातावरण भी क्या हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है, और पूरी शिक्षा व्यवस्था खेलों पर और उपकरणों पर ही आधारित होने के कारण बच्चे को स्वतंत्र वातावरण या वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति का एक दोष ये भी पाया जाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं, कल्पना शक्ति की उपेक्षा। कल्पना शक्ति की उपेक्षा का मतलब बच्चा स्वयं से कुछ सोच नहीं पाता, कुछ विचार नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न ज्ञान को, शिक्षा को किसी न किसी उपकरण के माध्यम से प्राप्त करता है, और उपकरण जो है उसको आनंद की प्राप्ति कराते हैं, और वो खेल में ही मशगूल रहता है, जिसके वजह से उसके अंदर जो कल्पना शक्ति होनी चाहिए उसकी विकास नहीं हो पाती है। इसलिए कहा भी गया है इसके विरोध में कि कल्पना शक्ति के विकास के लिए कथा, कहानी इत्यादि का होना आवश्यक होता है। और मांटेसरी महोदया की दृष्टि में इसमें कोई ये विशेष महत्व नहीं देती हैं। किसको? न तो कथा को, न तो कहानियों को, न राजा रानी, न परियों की कहानियों को, बल्कि इसके वास्तविकता से दूर ये क्या करती हैं, स्वप्न दृष्टा बनाती हैं। कैसे? क्योंकि ये विभिन्न खेल के माध्यम से, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की बात करती हैं, जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं, चौथा दोष क्या है, सामाजिक गुणों के विकास में असफल। सामाजिक गुणों के विकास में असफल। इनके विरोधी मानते हैं कि मांटेसरी प्रणाली बालकों में सामाजिक गुणों के विकास करने में पूरी तरह से सफल नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल देती है, जबकि जो शिक्षा उपकरण होते हैं इसका प्रयोग अधिकांशतः होता है, जिसके वजह से बच्चे के अंदर जो सामाजिक गुण होने चाहिए उसको विकसित नहीं कर पाते हैं। केवल खेल खेल में विभिन्न क्रियाओं को सीखता है, उन उपकरणों के माध्यम से ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए न एक दूसरे से वार्तालाप हो पाती है, वाद विवाद हो पाती है, और न तो उसमें सामाजिक गुणों को विकसित कर पाता है। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं इनके एक दोष ये भी दिखाई देता है कि सामाजिक गुणों के विकास में भी इनकी शिक्षा पद्धति असफल मानी जाती है, जैसा कि इनके विरोधी विचारक मानते हैं। पांचवा इनका दोष देख लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध
मॉन्टेसरी प्रणाली गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो ये मानते हैं कि इंद्रियों के पृथक पृथक प्रशिक्षण पर बल देती है, जो ठीक नहीं है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे फ्राइड भी माने जाते हैं, ऐसे लोग ईस्टर्न भी माने जाते हैं, ऐसे लोग क्या मानते हैं? ऐसे लोग ये मान रहे हैं कि जो इनकी शिक्षा पद्धति में इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग उपकरणों की जो व्यवस्था की जाती है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान यह मानता है कि मन एक इकाई होती है। मन क्या होती है? एक इकाई होती है, जबकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मत है कि किसी वस्तु का ज्ञान उसके संपूर्ण आकार से होता है, न कि अलग अलग इकाइयों में बांट करके होता है। इसके साथ साथ ये भी मानते हैं लोग कि बालकों को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाना चाहिए, बाद में शब्दों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, जबकि इस प्रणाली में क्या हो रहा है? पहले अक्षरों का और शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, बाद में वाक्य का। इसलिए यह प्रणाली गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के नियमों के क्या है? विरोध है। यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जितने पाए जाते हैं वो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को अच्छा नहीं मानते हैं, विरोधाभासी मानते हैं। ये बात कहने का भाव ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है शिक्षा उपकरणों की औपचारिकता। शिक्षा उपकरणों की औपचारिकता का मतलब क्या हुआ? कि इनकी शिक्षा पद्धति में जो विभिन्न शिक्षा उपकरण बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से ये कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, भाषा शिक्षा की, अन्य एक्टिविटी की जो शिक्षा उपकरण बनाए गए हैं, उनको केवल ये औपचारिक मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से बच्चा क्या करता है? उनके माध्यम से बच्चा क्या करता है? अपनी बहुमुखी विकास को नहीं कर पाता। जैसा कि स्टर्न महोदय का मानना है, उसको आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। वो व्यवहारिक जीवन से कोई विशेष संबंध होने के कारण शिक्षा के भावी जीवन के लिए तैयार नहीं रह पाता है। कहने का मतलब यह है कि इनकी पूरी शिक्षा पद्धति क्या शैक्षिक उपकरणों पर आधारित है, और जो गरीब देश होते हैं उनके वहाँ शैक्षिक उपकरण या यंत्र की व्यवस्था न हो पाने के कारण इनकी शिक्षा पद्धति उस देश में नहीं हो सकती। और एक तरह से देखा जाए तो भारत जैसे देश जो गरीब देश माना जाता है, इस देश में विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करना निश्चित रूप से कठिन भी है, चुनौतीपूर्ण भी है। तो बहुत से विरोधी यह भी मानते हैं कि शैक्षिक उपकरण गरीब देशों के लिए नहीं हो सकते, या गरीब कॉलेज या विद्यालयों के लिए नहीं हो सकते, इसलिए यह भी एक तरह से कमी के रूप में देखी जाती है। ये भारत जैसे गरीब देशों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन विदेशी परिस्थितियां जो देश विकसित राष्ट्र हैं वहाँ ये सफल हो सकता है। लेकिन गरीब देश या जो विकासशील देश हैं, उन देशों में इनकी शिक्षा पद्धति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके लिए विभिन्न शैक्षिक उपकरण की व्यवस्था करना बड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोष है श्रम, समय और धन की अधिक व्यय। श्रम यानी मेहनत, समय और धन का अधिक व्यय होता है। इनके जो विरोधी विचारक हैं वो मानते हैं कि इनकी शिक्षा पद्धति जो है वो स्व शिक्षा पर अधिक बल देती है। इसमें शिक्षा उपकरणों के साथ साथ बालकों को अकेले क्या होता है? छोड़ दिया जाता है, जिससे बालक स्वयं कार्य करके सीख सके। किंतु इस प्रकार सीखने में क्या होता है? श्रम और समय की अधिक व्यय होती है, और जो ज्ञान इन्हें 1 महीने में दिया जा सकता है वह कई महीनों तक बच्चा क्या करता है? उन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से सीखता है, जो कहीं न कहीं गरीब देश और सुविधाविहीन विद्यालयों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनके शिक्षा पद्धति का एक दोष यह भी है कि अधिक श्रम, अधिक समय और धन का अत्यधिक व्यय होता है, जो गरीब देश और गरीब स्कूलों के लिए व्यवस्था करना समय संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8वां देखते हैं। 8वां क्या है इसके शिक्षा पद्धति के दोष में? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। जिन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से इनकी शिक्षा व्यवस्था होती है, इनकी शिक्षा पद्धति में, उनमें शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिनका मिलना कठिन होता है।
परिणाम तो हमारे देश में भी प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होने के कारण इनकी शिक्षा पद्धति क्या है, पूरी तरह से प्रचार प्रसार या पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा पद्धति में खेल और विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था की बात हो रही है, उनमें प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं या प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है, तो निश्चित रूप से यह शिक्षा पद्धति सफल नहीं हो सकती। यानी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव इनकी शिक्षा पद्धति में भी देखने को मिलता है। 9वां पॉइंट देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, आवश्यकता से अधिक बल। इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल। कहने का मतलब यह है, मॉन्टेसरी प्रणाली में मानसिक शक्तियों के विकास की अपेक्षा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। यानी इनके हाथ पैर जो कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर इतना ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, जिससे बच्चों में क्या होती है, जो स्मृतियां होती हैं, कल्पना होती है, जो तर्क होता है, जो जिज्ञासा होता है, इनका विकास तीव्र गति से क्या होता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि ये विभिन्न खेलों और क्रियाओं के माध्यम से इनकी शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण बच्चों के अंदर कुंठित भावना का विकास भी होता है। तो इनके जो विरोधी हैं वे मानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, ठीक है ना, जो कि ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वां है और लास्ट है कि गणित शिक्षा के लिए अनुपयोगी। क्या है? गणित शिक्षा के लिए अनुपयोगी। इनकी शिक्षा पद्धति में गणित शिक्षा के लिए भी अनेक शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ढलवा मेज, लकड़ी के इंसेट, कागज और लकड़ी के बने अंक, अक्षर, छोटे छोटे संदूक, फीते, बटन, ड्राइंग कॉपी, रंगीन पेंसिल इत्यादि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने की बात की जाती है। लेकिन पूरी तरह से लंबाई का ज्ञान बताना या अन्य एक्टिविटी गणित के माध्यम से बताना इनकी शिक्षा पद्धति में संभव नहीं है। इसमें बालक को गणित को सीखने में अधिक समय भी लगा देता है, क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक उपकरणों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो ये था मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण और दोष। इनके शिक्षा पद्धति में आपने गुण को भी पढ़ा, आपने दोष को भी पढ़ा। इसके आधार पर आप स्वयं भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि इनकी शिक्षा पद्धति में लाख दोष हो, फिर भी 3 वर्ष से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या जो शिशु शिक्षा होती है, उनमें इनकी शिक्षा पद्धति बहुत सफल होती है, क्योंकि बच्चों को खेल कूद पसंद होते हैं, आनंददायक लगते हैं, शैक्षिक उपकरण आनंददायक लगते हैं। इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति इन 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए या शैशवावस्था के शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा के बच्चों के लिए इनकी शिक्षा पद्धति बहुत सफल और कारगर मानी जाती है। और किंडरगार्टन और अन्य शिक्षा पद्धति की अपेक्षा भारत में मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध भी मानी जाती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से, और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से उठा करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।